ये जो लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज नहीं हो सकती, ये गलत है। काजी साहब के अपनी जजमेंट्स हैं जहाँ उन्होंने लिखा है, पुरानी जजमेंट्स लोग दिखा रहे हैं कि बिल्कुल सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ ये भी देखा जाता है। तो बात ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी चैलेंज हो जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वही होता है। पार्लियामेंट करती है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करती है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इलीगल है, हम नहीं मानते इसको, इट इज़ अगेंस्ट XYZ, अच्छा, तो फिर क्या होगा? 63A में हमने देखा ना क्या हुआ। इसलिए हाँ, आपने देखा, इसलिए कॉम्पोजिशन जजमेंट्स की भी कंट्रोल करनी है ताकि ये ना इस किस्म के इश्यूज ना बन जाएं। तो अब आइए आप कि जाएगा कहाँ ये सारा। मैं आपके लिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट जी, मैं कहता हूँ ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना बनू के ठा करके 4 बंदे लैके 5 बंदे जोड़े चाहिए ने लैके वोट पा के मोहरा ला के कहन हो गया जी, और बाकी कानून भी कर देंगे जी करता। अब आपका ख्याल है मसला हल हो गया? नहीं, बिकॉज अगेन सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो, वो 3 जज जी या 2 जज इधर एक उधर, या तो वो सुओ मोटो स्टे कर देगा कि हम सुनेंगे, उस वक्त तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक, या PTI चली जाएगी, वो कोई हाँ ठीक सुओ मोटो, या वो कोई या वो ये कहेंगे आपने तो तौहीन कर दी, हमने आपको क्लैरिफिकेशन भी की है। हाँ, इलेक्शन कमीशन को ही अगर हाँ, अब वो इलेक्शन कमीशन के पीछे जाएंगे ना, फिर? पार्लियामेंट के ऊपर तो तौहीन हो नहीं सकती, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हो सकती है। मगर इलेक्शन कमीशन ने तो अभी कोई ऐसी बात ही नहीं की, वो तो पार्लियामेंट में खाते में फेंक दिया। इलेक्शन कमीशन तो कह रही है हाँ आपने किया तो है, वजाहत तो की है, मगर हम अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। हाँ, जाहिर है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला तो अभी भी इलेक्शन तो रखा हुआ है ना उन्होंने, पेंडिंग है। हाँ उन्होंने कहा जी वो तो हमने फैसला नहीं किया, नहीं किया तो ये मामला के चेयरमैन कौन है और कौन नहीं है, ये तो वो कहते हवा हैं, में है ना। वो तो कहते हैं हमने तो ये जरूर किसी को लिखा है, कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, मगर ये तो नहीं मतलब कि हम मानते हैं वो है, और कोई नहीं था तो हमने उधर लिख दिया। मगर जब तक ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला जो हमने देना है वो नहीं होगा, तो उस वक्त तक चेयरमैन कौन होगा हमें नहीं पता। नहीं पता, हम तो पहले एक्सेप्ट करें कि जो इलेक्शन हुए उसको सही हुए, वो तो हमने फैसला नहीं किया। मगर क्योंकि आपका हुक्म था कि ये 40-41 जो भी हैं इनको अब माना जाए एस PTI, तो हमने आपको हुक्म की तामील तो कर दी, मगर वो डजंट मीन के वो कानून बन गया है। हमने इसीलिए तो एक्सप्लेनेशन मांगा था, आपसे वजाहत मांगी और थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि कहीं वजाहत चाहिए हो तो हमारे पास आ जाए। तो अब वो कहेंगे कि जी ठीक है आपने वजाहत कर दी, मगर हमारा मसला तो अभी भी है। ये तो वजाहत हो गई, मगर हमारा मसला ये है कि ये पार्टी है भी कि नहीं। हमने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं माने, इसका मतलब अगर वो नहीं माने तो चेयरमैन नहीं माना। कौन है चेयरमैन? गौहर साहब है या कौन है, या इमरान है या कौन है? तो इसलिए वो तो मामला रह गया। तो आप कैसे कह सकते हैं? तो ये मामले सारे फिर कानूनी हैं, ठीक है, मगर पीछे सियासत है। अच्छा, अब बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो 8 जज हैं ये कह सकते हैं कल कि इलेक्शन कमीशन फिर तंग कर रहा है हमें, हम इनको बुला रहे हैं, हम इनको कंटेम्प्ट में घूम कि ये फिर डिले करें। इसमें लिखा है कि आप सोची समझी जानबूझ के आप डिले, आप ताखीर कर रहे हैं, आप जान के कर रहे हैं, आपकी नीयत खराब है जी। तो उससे तो आप इलेक्शन कमीशन को उड़ा के रख दिया जी। मगर इलेक्शन कमीशन भी ढीठ है ना, वो कहती है नहीं वो थोड़ी गल अपनी जगह तो साड़ी गल भी तो है ना, क्या असी तो हली मनिया ही कोई नहीं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक हो इनके लिए। तो ये तो उनको बुला के सुप्रीम कोर्ट कैन से ठक योर कंटेम्प्ट आईनी इदारे पे लगा देंगे, क्यों नहीं? As I said, only Parliament is exempt. All others are subject to Supreme Court contempt powers. सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की क्रिटिसिज्म हो सकती है, जो चाहे पार्लियामेंट कर ले उसको सुप्रीम कोर्ट जो है कंटेम्प्ट में नहीं ले सकता, आंसरेबल नहीं है। मगर कानून जो वो बनाते हैं 90-95% कानून जो है वो चैलेंज अगर हो भी जाए तो आम तौर पे सुप्रीम कोर्ट कहता है पार्लियामेंट जो करती है ठीक है अपने विजडम में की है। यहाँ क्या इशू बना हुआ है? यहाँ सियासत बनी हुई है। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये काजी फायज ईसा साहब चले गए और अगला कोई चीफ जस्टिस आ गया तो ये भी इशू खड़ा हो जाएगा। PTI इसको भी खोलेगी। PTI ने खुद कहा था कि 2 महीनों के बाद इलेक्शन को इलीगल डिक्लेयर करेंगे, पार्लियामेंट को इलीगल। ख्वाजा आसिफ भी इसी खदशे का इजहार कर चुके हैं कि इलेक्शन खुल जाएगा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये समझें कि आपने इन्होंने कर दिया, अच्छा, जिसे कहते हैं तिका मार के अखा बंद करके तोड़ी ऐसी नहीं तैसी अन्नेवाह वो पास हो गया, डर थम पास हो गया, मुबारक हार पाओ जी जी। सुप्रीम कोर्ट चेंबर में जाके 8 जज कहने नहीं मनते ऐसी, अच्छा क्या चुप कर जाएंगे? नहीं अभी तक तो ऐसे लगा नहीं, टाइमिंग बड़ी चुप नहीं कर सकते ना, बहुत आगे चले गए वो। अगर ये आज ना करते तो फिर भी चांस था कि कोई पीछे हट सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के ये जज बहुत आगे चले गए, बहुत आगे चले गए,
उधर से अब पार्लियामेंट इस मूड में है कि अगर तुसी इन्नी अगे चले गए तो असी भी फिर हम रेड लाइंस क्रॉस कर देने, ठीक है, तो वो भी रेड लाइन अब क्रॉस करने जा रहे हैं इस अमेंडमेंट के साथ, ये करेंगे ये। अच्छा, उसको सुप्रीम कोर्ट इलीगल डिक्लेयर करेगा, ये मेरी प्रेडिक्शंस नोट कर लें आप। जब भी उसको इलीगल डिक्लेयर करेगा, पार्लियामेंट उसकी बात नहीं मानेगी, ये भी सुन ले मेरी बात। पार्लियामेंट कहेगी जाओ जाके कुड़ियाँ उड़ाओ, सी नहीं गल मनते थोड़ी, क्योंकि इम्प्लीमेंट ऑर्डर किसने करना है? इम्प्लीमेंट ऑर्डर हमेशा सुप्रीम कोर्ट की एग्जीक्यूटिव करती है, एग्जीक्यूटिव अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट जी, एंड द पार्टीज हु रिप्रेजेंट गवर्नमेंट। तो अगर वो ये कहते हैं ऐसे है और ये जज कहते हैं नहीं है ऐसे, जी, तो क्या होगा? रस्सा कशी का क्या अंजाम होगा? There's a huge and dangerous clash coming. It's in the making. वो शुरू हो गया है वो। Both sides ने तलवारें निकाल ली हैं। ये 8-9 जजेस ने या 7-8 जजेस ने निकाल ली हैं। उधर पार्लियामेंट ने, उधर गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और उनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है जो कह रही है करो करो करो। सेनेट में तकरीरें सुन लें आप 63A पे। और आज आपने सुन ही लिया कि बिलावल भुट्टो साहब भी बोल पड़े, जो पहले इधर आ नहीं रहे थे, आज बिलावल भुट्टो साहब भी बोल पड़े। वो तो कल ट्वीट पे उनको काफी गुस्सा था। तो जाहिर है उन्होंने अब खड़ा अपना स्टांस दिखा दिया ना, मैं तो आर्मी चीफ के साथ खड़ा हूँ, ये कह दिया ना उन्होंने, वजाहत दें इस पर। जी, तो क्लियर हो गई बात। अब ये भी एक एक्सप्लेनेशन है, ये बाद में आते हैं इसके। हाँ, ये अलग बट मैं इस मामला। पहले वाले इशू को खत्म बिल्कुल कर ऐसे ही है तो उसमें। आयशा ऐसे है कि अगर ये करते हैं ये और सुप्रीम कोर्ट, मैं कह रहा हूँ नहीं मानेगा इसको, अच्छा, फिर क्या होगा? हाँ, फिर क्या होगा बताएं? अगर वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई इकदाम करते हैं, जो उन्होंने अपने इस वजाहत में कहा भी है कि आपको नताइज का सामना करना पड़ सकता है, फिर पार्लियामेंट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लड़ाई होगी। क्योंकि अगर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है और उस लड़ाई का बेसिस यही है कि पार्लियामेंट भी डिवाइडेड है, जी, पीटीआई बैठी हुई है और इधर पीटीआई के हामी बैठे हुए हैं जजेस, तो इसलिए ये बहुत बड़ी लड़ाई होगी बिटवीन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑन वन साइड एंड पार्लियामेंटेरियंस बिलोंगिंग टू पीटीआई एंड जजेस, सम मेजॉरिटी जजेस ऑन द अदर साइड। तो उससे एक बहुत क्राइसिस सिचुएशन हो जाएगी। उस क्राइसिस सिचुएशन को लीगली आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, वो लीगल डेडलॉक की वजह से ये क्राइसिस होगी। यही तो नजर आ रहा है। तो फिर क्या होगा? अपनी इंटरप्रिटेशन है। फिर क्या होगा? क्या होगा? फिर सुप्रीम कोर्ट इन जजेस के ऑर्डर्स नहीं ओबे किए जाएंगे, ओके, नहीं ओबे किए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगी, वो कर देंगे, वो कहेंगे हो गया। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि जो सारे जो एक अमेंडमेंट होंगे वो सुप्रीम कोर्ट को के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको काबू करने के लिए होंगे ना, तो फिर ये होगा कि काजी फायज ईसा साहब एक्टिव होंगे, वो बन जाएंगे चीफ जस्टिस विद फुल पावर्स। ओके, और ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, ये 3 जजेस वाला ये फारग हो जाएगा, वो बैक टू 1 हो जाएगा। जी, जी, फिर वो अपने जजेस बनाने, अपने बेंचेस बनाने शुरू कर देंगे ताकि ये कंट्रोल में आए सारा कुछ। बिल्कुल। और ये जो रेबेलियन हो रही है ये फारग हो जाए। और इसी तरीके के साथ अगले 17 से 6 जजेस और डजन करके अंदर आ जाएंगे और वो आके बैठ जाएंगे और उनमें से 3-4 जो हैं वो काजी साहब के साथ खड़े हो जाएंगे। पहले 4-5 उनके साथ हैं, मेजॉरिटी काजी साहब को हो जाएगी जी, काजी साहब को भी टर्म मिल जाएगी, सब जजेस को मिल जाएगी और मेजॉरिटी जो है काजी साहब के साथ खड़ी हो जाएगी और काजी साहब के पास पूरे पावर्स आ जाएंगे। ये बाकी जजेस जो ये नहीं मानेंगे। अब आइए ना, ये कहेंगे नहीं मानते हम ये, फिर तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन हो जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट with the power of the executive and the government will be on one side, अच्छा, and Supreme Court के 8 judges come without any power, क्योंकि पावर होती है जो एक्सिक्यूट हो सके, कहने के साथ पावर नहीं होती। अगर आप कुछ बात कहते हैं और उसको एक्सिक्यूट नहीं कर सकते, वो कोई उसकी कोई अहमियत नहीं होती। बिल्कुल ठीक। तो फिर ये 8 जजेस जो हैं ये कैसे रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में? आप मुझे बताएं, कैसे रह सकते हैं? जब आप नहीं रह सकते फिर आप रास्ता लेते हैं ना अपना, जब आपकी बात ना मानी जा रही हो तो रास्ता तो आपका बंद हो गया ना, आप तो फारग हो गए, माइनॉरिटी रह गए आप। हाँ। तो उसके वक्त या तो ये रिजाइन करें, घर जाएं, वही ना रास्ता लेते हैं, जैसे जाजुल एहसन की तरह, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की तरह। तो फिर या इनमें से कुछ लोग घर चले जाएंगे और बाकी चुप करके बैठ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, हाँ, और तो कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, ये एक और अमेंडमेंट में एक ऑप्शन है कि नई एक और आईनी अदालत का क़याम, जिसमें एक और चीफ जस्टिस होगा, फिर वो मुकदमात निपटाया करेगा। क्या इस तरह से इस तूफान को काबू किया जा सकता है? वो भी सोच चल रही है कि ये सारे मामले जो हैं हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं, ये सारी चीज़ ही छोड़ दें, अमेंडमेंट करें कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये सुप्रीम कोर्ट को बाइफरकेट कर दिया जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तो हर चीज़ देखता है ना, क्रिमिनल केस भी देखता है, फाइनेंशियल केस भी देखता है, हर किस्म की चीज़ देखता है। तो
एक कोर्ट, इस कोर्ट को बाइफरकेट करके एक नया कोर्ट बना लिया जाए फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। जी, तो देखिए ना, उसको तो रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ। वो कैसे रोकेंगे उसको? वो उसके ऊपर तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का हक है। हाँ। अगर अमेंडमेंट, मगर प्रॉब्लम यही आएगी कि उसको भी रोक देगा ये 8 जजेस। अच्छा। वो कहेंगे आप वो भी नहीं कर सकते क्योंकि आप अमेंडमेंट जो है वो गलत हुई है, वो नहीं कर सकते, आपको वोट ही नहीं है वो अमेंडमेंट के लिए। तो जो गवर्नमेंट चाहेगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ज़रिए अपने मकासद पूरे करने या इस अमेंडमेंट के ज़रिए पूरे करने, वो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस रोक देंगे।